नमस्कार मित्रों, तोसलाजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आपका ध्रुव कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं। 22 अगस्त आज मैं एक जबलपुर की एक और शख्सियत के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जबलपुर हम सभी जानते हैं रानी दुर्गावती की कर्मस्थली रहा है। मुगलों से उन्होंने यहाँ काफ़ी संघर्ष किया है। इसके साथ ही साथ आचार्य विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, उन्होंने इसको संस्कार धानी की संज्ञा दी थी। प्रख्यात फिल्म कलाकार अशोक कुमार ने यहाँ अध्ययन किया। आध्यात्मिक गुरु महर्षि महेश योगी की कर्मस्थली रही। यहीं से उन्होंने भावाती ध्यान की शुरुआत की और विश्व के नंबर 1 दार्शनिक आचार्य रजनीश की भी ये कर्मस्थली रही। यहाँ उन्होंने अध्ययन किया और दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और उनका जो साहित्य है, उनका जो रेफरेंस हैं, शोध है दर्शन पे, मेरा मानना है कि 90% यहीं गढ़ा में रह के उन्होंने लेखन कार्य किया। उसी कड़ी में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा हिंदी साहित्य के प्रख्यात व्यंग्यकार नंबर 1 व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी के बारे में। 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद है, नर्मदा का तट, यहाँ जमानी गांव है इटारसी के पास, आपका यहाँ पे जन्म हुआ था। संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय में आपने शिक्षा प्राप्त की। उस साल 18 वर्ष की उम्र में आपने वन विभाग में नौकरी की, पर वहाँ आपका मन नहीं लगा और आप वापस जबलपुर आ गए। जबलपुर में उस वक्त एक कॉलेज हुआ करता था, स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज, जिसे आज प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय PSM के नाम से जानते हैं। यहाँ से आपने B.Ed की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद 1942 से 1952 तक, हालांकि 6 माह के लिए आपने पहले खंडवा में भी शिक्षण कार्य किया था, लेकिन जबलपुर शहर का प्रख्यात स्कूल नंबर 1 स्कूल मॉडल हाई स्कूल, नाम ही उसका मॉडल हाई स्कूल है। एक समय जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो जो मेरिट लिस्ट आती थी, जो मेरिट लिस्ट 11वीं की आती थी, हाई स्कूल की आती थी, 10 में से 10 बच्चे जो हैं मॉडल हाई स्कूल के आया करते थे। पंडित लज्जाशंकर झा के नाम से जाना जाता है, आज भी है। इस स्कूल में 1942 से 1952 तक परसाई जी ने अध्यापन कार्य किया, फिर छोड़ दिया। मस्तमौला थे, बैंकर थे। 1953 से 1957 तक जबलपुर के कई प्राइवेट स्कूलों में आपने अध्यापन कार्य किया, लेकिन अध्यापन और नौकरी, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी आपको जम नहीं रही थी। 1957 से आपने स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। वसुधा नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली। नई दुनिया एक समाचार पत्र था जबलपुर का, उसमें नियमित लिखते थे। देशबंधु में लिखते थे, पाठकों के प्रश्नों का जवाब दिया करते थे लेखबंधु में। माटी कहे कुमार से उनका एक प्रसिद्ध लेख था जिसमें उनकी चर्चा होती थी। तो ये हरिशंकर परसाई जी का एक जीवन है। विकलांग श्रद्धा का दौर, उनकी रचना पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में मिला था। परसाई जी की एक शख्सियत ये भी मैं बताऊंगा आपको। परसाई जी एक ऐसे व्यंग्यकार थे, परसाई जी एक ऐसे व्यंग्यकार थे जिनकी परछाई आज भी जबलपुर में है। उनका मकान है जबलपुर में, राइट टाउन में। मैं उस मकान में गया हूँ। मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। केसरवानी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य आदरणीय श्री श्रीलाल दुबे जी, वो भी साहित्यकार थे, हिंदी थे, उनके मित्र थे परसाई जी के। तो 1-2 बार उनको लेके उनके साथ गया हूँ, वो परसाई जी से मिला। लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्य है कि उस वक्त के मोबाइल नहीं, फ़ोन नहीं था, कैमरे का उतना ज़्यादा चलन नहीं था, लेकिन ही चलता था, तो वो उनके अंतरंग क्षणों की फ़ोटो मेरे पास नहीं है। परसाई जी व्यंग्य के एक बहुत ही शख्सियत हैं। भारत में व्यंग्य की 2 शख्सियत हैं, एक हरिशंकर परसाई और दूसरे जोशी जी।
तो ये सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादिता के जीवन मूल्यों पर इनका व्यंग पूरी तरह से आधारित था। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अब गणतंत्र दिवस पे आप बताइए, भारी ठंड, अगर आप पढ़ेंगे ठिठुरता हुआ गणतंत्र, आपको लगेगा ये सामने लेखक मेरे बोल रहा है और मैं बता रहा हूँ गणतंत्र दिवस की जैसे कमेंट्री कर रहा है। तो गणतंत्र के ठंड में जो ध्वजारोहण होता है उस पर आधारित एक उनका व्यंग है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इसमें उन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पे भारी कटाक्ष किया है। आपके लेखन में व्यक्ति और समाज की कमजोरी थी और उस व्यक्ति और समाज की कमजोरी इन विसंगतियों को आकृष्ट करता है जो हमारे जीवन को दूभर बना रहे हैं। उन सारी कमजोरी को उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से उजागर किया। सामाजिक राजनीतिक जीवन के भ्रष्टाचार को बताया। परसाई जी का साफ कहना था, जब तक सामाजिक अनुभव को हम नहीं समझेंगे हम सच्चा साहित्य और सच्चा वास्तविक रियल साहित्य नहीं लिख सकते। इनके बहुत से काव्य संग्रह हैं, कहानी संग्रह हैं, जिसमें से कुछ की चर्चा करना जरूरी है। हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, रानी नागपनी की कहानी, ज्वाला और जल, निठल्ले की डायरी, जो निठल्ले लोग होते हैं उनकी डायरी भी लिखी उन्होंने। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे, उस वक्त चांद पे जाने का दौर था जब परसाई जी थे रशिया अमेरिका में, तो उन्होंने एक कहानी लिख दी थी उस पर, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। सुदामा के चावल, कृष्ण सुदामा संवाद को उन्होंने अपने व्यंग में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। मैं नर्क से बोल रहा हूँ, बेईमानी की परत, माटी कही कुम्हार से, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, इसमें 1982 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बस की यात्रा, चूंकि बस में आना जाना खूब करते थे, कभी सिवनी से जबलपुर आ रहे हैं तो जबलपुर से रीवा जा रहे हैं, खंडवा जा रहे हैं, इटारसी से खंडवा, तो बस की यात्रा। तुलसीदास चंदन के से, इसी उसमें आपकी 6 खंडों में परसाई रचनावली राजकमल प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित भी की है, जिसमें सारा संग्रह है 6 खंडों में। अब आप सोचिए, प्रेमचंद की अभी पुण्यतिथि हुई थी, जयंती हुई। प्रेमचंद की जब भी पुण्यतिथि और जयंती आती है, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे एक कहानी आती है, प्रेमचंद के फटे जूते। उसमें प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी है, फोटो खिंचाए हैं, तो उनके जूता फटा है, उंगली बाहर निकली। इस पे बहुत सटीक मार्मिक विश्लेषण परसाई जी ने किया था, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद जी ने बहुत सी चीजें कही है। उनका कहना था, जो वर्तमान ने उगल दिया है, वर्तमान ने जो उगला है उसको भविष्य निगल लेगा। ज्ञान सत्य ही श्रेष्ठ है, जूठन खाया तो हमने क्या खाया। वो कहते थे ज्ञान और सत्य की बात करिए। और आप देखिए, बहुत सटीक इनकी कुछ हेडलाइन या क्या कहें व्यंग वाक्य जो है मैं आपको बताता हूं। परसाई जी ने जो कहे हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां समस्याओं का समाधान झाड़ फूक टोना टोटका से किया जाता है। अब देखिए, समस्या भारत की उन्होंने कितनी सटीक व्याख्या करी। भारत एक ऐसा देश है जहां समस्याओं का समाधान हम झाड़ फूक टोना टोटका से हल करते हैं उसको। और उसी में उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की थी, सांप्रदायिकता की समस्या को भी हमने हल कर लिया है। बोलते भारत ने सांप्रदायिकता की समस्या को कैसे हल करा, एक कोटेशन के माध्यम से, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और देखिए, सांप्रदायिकता की समस्या बहुत कुछ, चूंकि वो जबलपुर में रहे हैं और जबलपुर का उन्होंने एक दंगा भी देखा है जो देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा था 1954 के आसपास का, वो झेला उन्होंने, उसका दंश। उसी पे उन्होंने कहा था कि उसके बाद जो नॉर्मल हुआ स्थिति कि दोनों समुदाय साथ साथ रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता की समस्या भारत ही कर सकता है, जिसने एक नारे के माध्यम से हल किया है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब मध्यम वर्ग के बारे में देखिए, उन्होंने वो खुद भी मध्यम वर्ग से आते थे, उन्हें बहुत बढ़िया सटीक टिप्पणी की है। मध्यम वर्ग जो है भारत का एक ऐसा अजीब जीव होता है जिसमें उच्च वर्ग की आकांक्षा, यानी उच्च वर्ग का बनना चाहता है, उसकी आकांक्षा होती है, लेकिन दूसरी ओर उसमें निम्न वर्ग के समान दीनता भी होती है। अहंकार और दीनता के मेल से मध्यम वर्गी का व्यक्तित्व बनता है। यह बहुत ही विचित्र व्यक्तित्व है। वो कहते हैं ये ऐसा व्यक्तित्व है मध्यम वर्गी जो अपने बड़े साहब के सामने तो दुम हिलाता है, अपने बड़े साहब के सामने दुम हिलाता है, लेकिन जब चपरासी आता है तो उसके सामने शेर बन जाता है।
और यही हम देखते हैं ऑफिस वगैरह में मध्यम वर्गीय जो हैं वो अपने ऑफिसर बॉस के सामने तो दो मिलाते हैं, जी सर करते हैं, लेकिन चपरासी पे पूरा गुस्सा उड़ेल देते हैं, चपरासी के सामने शेर बन जाते हैं। ऐसी जबलपुर शहर में एक और है, हमारे यहाँ गणेश पूजा, दुर्गा पूजा बहुत बृहद स्तर पे होती है और काफ़ी मूर्तियाँ रखी जाती हैं। अब ये सार्वजनिक सहयोग से होती है, सार्वजनिक चंदे से होती है। और उसी में आप यहाँ पे उन्होंने परसाई जी ने देखा कि होली से लेके पूरे साल भर, संक्रांत से लेके नर्मदा यात्रा और सारी चीज़ें जो होती हैं तो चंदा खूब होता है। उन्होंने चंदा मांगने वालों पे भी एक बहुत बढ़िया सटीक टिप्पणी की है। बोले चंदा देने वाला और चंदा मांगने वाला दोनों एक दूसरे की गंध से वाकिफ होते हैं। चंदा जो मांगने वाला है, चंदा मांगने वाला वो चंदा जिसके यहाँ मांगने आया उसकी गंध से वाकिफ हो जाता है कि पट्टा देगा या नहीं देगा, और उसी हिसाब से फिर वो उससे मांग करता है। और जो चंदा देने वाला है वो भी वाकिफ हो जाता है उसकी गंध से कि यार ये बिना चंदा लिए टलेगा या नहीं, तो टलने वाले की गंध उसको समझ में जाती है और फिर उसी हिसाब से वो वार्तालाप करता है। और जब वो गंध से पहचान जाता है कि यार ये टलेगा नहीं, तो वो उस हिसाब से उसको पहले ही चंदा निकाल के दे देता है जिससे कि वो ज़्यादा की डिमांड ना करे। अब ये देखिए, इसी तरह उन्होंने एक और टैगलाइन है उनकी, भारत में हमारे यहाँ अश्लील पुस्तकें कभी जलाई ही नहीं गई। अक्सर होता था कि पुलिस ने यहाँ पकड़ा, इस पुस्तक प्रकाशक के यहाँ अश्लील पुस्तकों का जखीरा पकड़ा गया। बोले अश्लील पुस्तकें कभी जलाई ही नहीं गई, बल्कि अब तो वे व्यवस्थित रूप से पढ़ी जा रही हैं। तो ऐसे इनके बहुत बढ़िया बढ़िया बैंक थे। और जो राजकमल प्रकाशन ने परसाई रचनावली लिखी है, उस परसाई रचनावली में इनके सारे व्यंग प्रोहित किए गए। वास्तव में व्यंग मसाल की ये ध्वजवाहक हैं। इन्होंने क्या करा है, व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। हिंदी साहित्य में व्यंग को जो दर्जा है ना, व्यंग का दर्जा दिलाने वाले प्रथम रचनाकार हैं। आपने हिंदी के प्रथम, इनको ऐसा माना जाता है, हिंदी साहित्य के लोग सब कह रहे हैं कि वास्तव में हिंदी साहित्य के, हिंदी जगत के प्रथम रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी, जिन्होंने व्यंग की विधा का एक दर्जा दिलाया। व्यंग को एक विधा का दर्जा, व्यंग पर हल्के मजाक में नहीं, बल्कि उन्होंने वास्तव में व्यंग के माध्यम से, मैंने पहले भी कहा था, राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात की है, हमारे सामाजिक पाखंडों की बात की है, और जो रूढ़िवादी जीवन मूल है उन पे आधारित था। मस्त मौला जिंदगी जीते थे, कभी किसी चीज का उनने लालच नहीं किया। अब आप सोचिए, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने उनको मानद डीलिट की उपाधि की घोषणा की थी कि हम मानद डीलिट की उपाधि देंगे, लेकिन परसाई जी ने जैसे ही अखबारों में पढ़ा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जो उस वक्त जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, जबलपुर विश्वविद्यालय में हरिशंकर परसाई जी को मानद उपाधि, डीलिट की उपाधि, मानद उपाधि देने की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चर्चा हुई है, उसमें नाम पारित हुआ है। बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने एक पत्र लिखा कुलपति जी को, तत्कालीन कुलपति जी को, और विश्वविद्यालय भेज दिया, मैं इस योग्य ही नहीं हूं, मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं डीलिट उपाधि ले सकूं। ये डीलिट उपाधि का अपमान ना किया जाए मुझको ये मानद उपाधि देके। और उन्होंने शहर खूब मनाया, जबलपुर के सभी कुलपति जी घर गए, सब लोगों ने कहा, साहित्य उनके साहित्यकार मित्र जो थे, स्वर्गीय हनुमान प्रसाद वर्मा जी, स्वर्गीय श्रीलाल दुबे जी, इन सारे लोगों ने, मित्र मंडलियों ने उनसे कहा कि नहीं आप ले लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, सम्मान है। बोले मैं इसके काबिल ही नहीं। और देखिए उन्होंने मानद उपाधि नहीं ली तो नहीं ली। ऐसी शख्सियत हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु भी अगस्त माह में हुई है। 10 अगस्त 1995 को आपको मृत्यु हुई थी और 22 अगस्त 1924 आपका जन्म है। तो आज आपकी जो है जयंती है। जबलपुर शहर के लिए एक अत्यंत फख्र का विषय है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग को जबलपुर ने देखा। आज भी जगह जगह परसाई जी के व्यंग साफ झलकते हैं, चाहे वो चाट का ठेला हो, चाहे परसाई की दुकान हो, किताबों की दुकान हो, कहीं भी आप देखिए, वो कहीं भी बैठ के थैले में कागज और कलम रखते थे और जो देखते थे उसको फिर लेखनी के रूप में उतार देते थे। और देशबंधु समाचार पत्र, और उस वक्त एक नवीन दुनिया समाचार पत्र होता था, देशबंधु तो अभी भी चल रहा, उसमें लगातार सुरजन जी ने इनके व्यंग को, कालम को निकाला है, माटी कहे कुम्हार से, और प्रश्नों के थे। तो हम लोग सब जबलपुर शहरवासी आज पूरे भारतवर्ष की तरफ, साहित्य जगत की तरफ से, व्यंग परिषद की तरफ से आदरणीय हरिशंकर परसाई जी को नमन करते हैं, उनके जयंती पे सादर नमन करते हैं।